हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19 फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोथ फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम जानेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स 2021 इज अप्रोचिंग, ओनली 5 मंथ अप्रोक्स इज लेफ्ट and you should focus now on what for prelims exclusively. Specifically, you should devote extra time for prelims preparation. So what is the highlight of the meet? The highlighted the shared attributes as political democracy, market economies and pluralistic societies. तो इन सब टॉपिक पे बातें की गई हैं। साथ ही साथ all these four nations expressed commitment to cooperate in enhancing access to affordable vaccines। तो ये जो वैक्सीन की जो accessibility है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है, along with the medicine and medical equipment which are important for treating COVID-19. Also they called for further cooperation in areas like maritime security, HADR यानी कि humanitarian assistance and disaster relief, as well as supply chain resilience and counter terrorism। जब हम supply chain resilience का बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वन नेशन फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स से अभी भारत और अन्य देश ने मिलकर सप्लाई चेन इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वेरियस प्रोडक्ट का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई अन्य प्रोडक्ट हो, उस डिपेंडेंसी को कम करना है। यानी कि हमें मोर एंड मोर नेशंस को एक साथ करने की जरूरत है, जहां पर जो सप्लाई चेन है इज नॉट कंट्रोल बाय सिंगल नेशन, इट इज कंट्रोल बाय मोर देन वन नेशन, सो दैट भविष्य में चाइना जैसे देश मोनोपोली स्टैब्लिश करके मार्केट को या इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास न करे। As well as reiterated the commitment to rule of law, rule-based international order, respect for territorial integrity and sovereignty। आपको पता होने चाहिए जब इस प्रकार की मीटिंग होती है तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं डेफिनेटली रिलीज किए जाते हैं, स्पेसिफिकली टेरिटोरियल सोवरेनिटी या फिर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ। ये सब जो ब्रॉडर टर्म्स है ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में फोल्डर पॉइंट्स की तरह काम करेंगे। आप कहीं पर भी इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसका यूज कर सकते हो, which is seen as reference to China's move, as well as they emphasized upholding democratic transition, noting the situation in Myanmar। आपको ही पता है म्यांमार में मिलिट्री कूप के जोर शोर के एविडेंस आपके सामने आ रहे हैं, और ऑन्ग सैन सू जो वहां की हेड थी उनको भी एक प्रकार से अरेस्ट करके उनको पैकअप कर दिया गया है, जिसके विरोध में जो जनता है वो काफी विरोध कर रही है, एज वेल एज प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी वहां चल रहा है। सो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की बात इन चारों देशों ने मिलकर की है, नोटिंग द सिचुएशन इन म्यांमार। अब बात करते हैं क्वाड के बेसिक के बारे में। क्या है क्वाड? तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली इन चार देशों के बीच में तैयार किया गया है, और ये जो आइडिया है क्वाड का वो बेसिकली पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी 2007 में, और इसमें 4 कंट्रीज को बेसिकली शामिल करने की बात कही गई थी। वन इज यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, which did not take off for various reasons। लेकिन 2007 में उतना ज्यादा इस पर काम नहीं चला, but it was again revived in 2017, specifically 10 years after, because आपको भी पता है ग्रोइंग कन्वर्जेंस एमंग कंट्रीज, स्पेसिफिकली इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ये भी आपको पता है इंडियन ओशियन है, और ये जो आपका पैसिफिक ओशियन है जिसमें आपका जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल पोर्शन वाला जो रीजन है एशिया का, वो सब कवर अप हो जाते हैं, तो उसको हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एज वेल एज राइजिंग थ्रेट परसेप्शन अगेंस्ट चाइनीज इनकर्जन्स। सबसे बड़ा थ्रेट तो चाइनीज जो अपने पॉलिसीज लेकर आ रहा है टू डोमिनेट द वर्ल्ड बाय वेरियस मींस, ये थ्रेट कहीं ना कहीं देशों को आकर्षित कर रहा है टू गो अगेंस्ट द चाइना।
Key focus of Quad has been to bolster cooperation on advancing a free and open Indo-Pacific। तो ये सब कुछ बातें क्वाड के बेसिक के बारे में। हालांकि आपको क्वाड से जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य प्रीलिम्स 2021 के लिए याद रखने हैं वो ये कि क्वाड के जो मेंबर नेशन है वो कौन कौन से हैं, और सर्टेन जो क्वाड की फिलोसफी है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। बाकी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोले फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये, और यूपीएससी जनरली इस वे में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ये जो 4 देश है इनको ज्योग्राफी से लिंक करके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल जापान के कुछ आइलैंड है उसके नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट को पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ फिजिकल फीचर्स है, चाहे वो माउंटेन हो चाहे वो लेक हो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर यूएसए के कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से मिक्सअप करके क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो इस पर आप जरूर से जरूर तैयारी करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वेरी गुड न्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इट इज नासा's परसिवरेंस रोवर मेक्स हिस्टोरिक मार्स लैंडिंग। और ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में 2-3 नेशन के जो आपके सैटेलाइट्स है या फिर ये जो आपके ऑर्बिटर है वो मार्स की तरफ लैंड किए हैं, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ सकती है, कंट्री ऑफ ओरिजिन और आपका ये नेम ऑफ द सैटेलाइट, इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर हम बात करें परसिवरेंस की, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, ये नासा का मार्स 2020 मिशन था और ये मोस्ट एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एक प्रकार से एवर सेंट टू अनदर वर्ल्ड दैट इज ऑन मार्स। की हाईलाइट बात करें इस प्रोजेक्ट की तो 4 साइंस ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात तो स्टडिंग मार्स हैबिटेबिलिटी, सीकिंग साइंस कि क्या पास्ट में माइक्रोबियल लाइफ रहे हैं या नहीं रहे हैं, along with collecting and catching sample and preparing for future human missions as well। काफी ज्यादा एडवांस पेलोड्स बेसिकली भेजे गए हैं इस सिस्टम के साथ। और अगर हम पेलोड की बात करें तो देख सकते हो मोक्शी, इसका फुल फॉर्म मार्स ऑक्सीजन इशरू इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और क्या काम रहेगा इसका, फॉर द फर्स्ट टाइम विल मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, पहली बार ये जो आपका पेलोड है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मार्स पर प्रोड्यूस करेगा यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच मार्स। क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिच भी है। और अगर हम बात करें इंजीनिटी की, द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स, समझ सकते हो आप ये इंजीनिटी, इस प्रकार के टर्म याद रखो। इंजीनिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू नासा परसिवरेंस रोवर जिन्होंने मार्स पर लैंड किया है। और अगर हम मार्स के सिग्निफिकेंस की बात करें तो हो सकता है पहला सिग्निफिकेंस तो यही है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स इज हाई। क्योंकि अगर हम अर्थ पर लाइफ के इवोल्यूशन की बात करें तो अप्रोक्स 380 करोड़ ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था, और कंडीशंस जो मार्स पर दिख रहे हैं वो रफली अराउंड 4 बिलियन ईयर्स एगो के हैं, वेर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, है ना। तो उस समय के जो अर्थ के कंडीशंस थे वो आज मार्स के जो कंडीशंस है वो सिमिलर लग रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो कंडीशंस ऑन मार्स रफली अराउंड 400 करोड़ ईयर्स एगो वेर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब अगर अर्थ में लाइफ इवॉल्व हो सकता है 380 करोड़ ईयर्स एगो, तो कहीं ना कहीं मार्स पर भी लाइफ के होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्स इज द ओनली प्लेनेट दैट ह्यूमंस कैन विजिट और इनहिबिट इन द लॉन्ग टर्म। ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मार्स के अगर हम जियोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो देख सकते हो वेनस और मरकरी एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है, वहां तो सर्वाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऑल प्लैनेट्स इन आउटर सोलर सिस्टम स्टार्टिंग विथ जुपिटर, वो पूरा गैसेस से बने हैं और काफी ज्यादा कोल्ड है। तो कहीं ना कहीं सर्वाइबिलिटी जो ह्यूमंस की वो मार्स पर ही संभावना बन रही है, नॉट टू अदर प्लैनेट्स।
अन्य मिशन जो मार्स पर किए गए हैं, सबसे पहला आप देख सकते हो, इट इज नॉट सबसे पहला कि भारत ने भेजा, इट इज इंडिया का पहला मंगलयान जो मार्स पर भेजा गया था, होप मिशन। ये सब याद रखना है, मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होप मिशन किसका है? यूएई का, और फर्स्ट अरब कंट्री है जिन्होंने इस प्रकार का कारनामा करके दिखाया। एलोंग विथ तियानविन-1 जो कि चाइना का है, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मेवेन क्यूरियोसिटी रोवर नासा का है, और अब जो है नासा ने परसिवरेंस रोवर्स को भेजा है। तो अगर हम बात करें ये प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको आराम से याद रखने हैं, परसिवरेंस रोवर किसका है? नासा है। साथ ही साथ एक टर्म जरूर याद रखना है, 7 मिनट थ्रेड। ये जो 7 मिनट थ्रेड कीवर्ड है, ये मार्स के लिए, मार्स के एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इस 7 मिनट का जो थ्रिलर है वो डिसाइड करता है कि आखिरकार में मार्स पर कोई भी सैटेलाइट, कोई भी रोवर लैंड करेगी या नहीं करेगी आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। तो ये सब 7 मिनट थ्रिलर, इस टर्म को जरूर याद रखना है आपको। साथ ही साथ ये जो इंजीनिटी है, यानी कि द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स, ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली इतना ही काफ़ी है, अन्य डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्स प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर याद रखना है आपका मैच द फॉलोइंग के रूप में आएगा। होप मिशन किसका है? तियानविन-1 मिशन किसका है? किस प्लेनेट के लिए है? साथ ही साथ ये जो मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर किसका है? और रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर, इतने डिटेल तो आपको पता होने ही चाहिए। Let's move to the next article. It is about Reserve Bank of India issues master direction to ensure security of digital payment. तो क्या कंटेक्स्ट है? अकॉर्डिंग टू द आरबीआई 2020 में पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड्स वो जंप करने की उम्मीद है टू 1.5 बिलियन ट्रांजेक्शन वैल्यूएटिंग ओवर 15 ट्रिलियन ए डे इन 5 years. In this backdrop, डायरेक्शन एम्स टू सेटअप, तो इस प्रकार के जो हायर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अब मॉनिटर करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई इन दिस बैकड्रॉप डायरेक्शन इश्यू किए गए हैं विच एम्स टू सेटअप ए रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। गाइडलाइंस अगर हम बात करें तो किसके ऊपर अप्लाई होती है? टू द रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसमें आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर ये गाइडलाइन अप्लाई नहीं होंगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर अप्लाई होंगी, पेमेंट बैंक्स पर अप्लाई होंगी, एज वेल एज क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग एनबीएफसी, इन पर भी अप्लाई होंगी। की गाइडलाइंस क्या है? तो आप देख सकते हो, पब्लिक अवेयरनेस, जो आपका रेगुलेटेड एंटिटीज है जिसके बारे में हमने अभी बात किया, इनको पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द टाइप ऑफ थ्रेट्स, अटैक्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जाने चाहिए यूजर्स को व्हाइल यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट। मोबाइल एप्स के ऊपर क्या गाइडलाइंस है? तो ओल्डर एप्लीकेशन वर्जन उसको डीएक्टिवेट किए जाने हैं इन टाइम बाउंड मैनर विथ रिलीज ऑफ न्यूअर वर्जन, कि अगर न्यूअर वर्जन रिलीज हो गया है तो 10 डेज 20 डेज का एक टाइम बाउंड होना चाहिए, किसके बाद ये ऐप ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। एलोंग विथ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है शुड पुट इन प्लेस सिस्टम फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इनको तैयार किया जाना चाहिए, सो दैट जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, तो उसे रिजोल्व किया जा सके, एंड जो ग्रीवेंसेस है पर्टेनिंग टू द डिजिटल पेमेंट। मैंडेटरी कंज्यूमर यूजेज गाइडलाइन, ये जो रेगुलेटरी एंटिटीज हैं वुड इनकॉर्पोरेट सिक्योर, सेफ एंड रिस्पांसिबल यूजेज गाइडलाइन एंड ट्रेनिंग मटेरियल फॉर इंड यूजर्स विद इन डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। और क्या सजेशन है? तो प्राइवेसी से रिलेटेड सजेशन है, और आप हमें बताइए प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल को के अंतर्गत आता है? क्या ये आर्टिकल 19 है? क्या ये आर्टिकल 21 है? क्या ये 22 है? किस आर्टिकल के तहत राइट टू प्राइवेसी आती है? मोबाइल एप्लीकेशन शुड नॉट स्टोर सेंसिटिव कंज्यूमर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन सच एज यूजर आईडी। तो ये सब जनरल गाइडलाइंस की बातें कही गई है। बस आपको प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ भी डाटा नहीं है। हाँ, आरबीआई की जो स्टेटिक इंफॉर्मेशन है, इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, इसकी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें से आपको मेंस के लिए फॉरवर्ड पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे,
लेकिन प्रीलिम्स के लिए एज सच इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन गठित की गई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो कंस्टिट्यूट पिछले साल ही की गई थी टू रीड्रॉ लोकसभा एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ जे एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको भी पता है कि अगस्त 2019 में जे एंड के को यूटी बना दिया गया था। अब उस हिसाब से जो डिमार्केशन है लोकसभा के लिए कितने सीट्स होंगे, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए 2 यूनियन टेरिटरी में डिमार्केट किए गए तो कितने लोकसभा सीट्स एलोकेट किए जाएंगे, कितने आपके वहां से राज्यसभा सीट होंगे या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसको एक प्रकार से डिमार्केट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया था। और डिलिमिटेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो बेस्ड होंगे किस डेटा के आधार पर, तो सेंसस 2011 के आधार पर। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन का सिंपली मतलब क्या है, टू डिलिमिट यानी कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। हो सकता है पहले टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एक हो, उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 1, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 2, या फिर 3 या 4 जो भी रिक्वायर्ड होंगी उस वे में बांटा जाएगा जो कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, है ना। तो इट इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और ए प्रोविंस हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। बिकॉज लेजिस्लेटिव बॉडी जहां पे नहीं होंगी वहां पर डिलिमिटेशन करने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स वाई ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो भले यूटी है लेकिन वहां पर प्रोविजन है लेजिस्लेटिव असेंबली होने की, सो वहां पर आपको डिलिमिटेशन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 82 एंड 170 ये जो 2 आर्टिकल है वो रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में कहता है कि अगर जरूरत के अनुसार टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को डिलिमिट किया भी जाएगा, स्टेट की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट अगर किया जाता है तो वो संवैधानिक रूप से वैलिड है, बिकॉज इट इज बीन गिवन इन आर्टिकल 82 एंड 170 आफ्टर एवरी सेंसस। बट आपको पता है भारत में सच डिलिमिटेशन कमीशन जो कंस्टिट्यूट किए गए 1952, क्योंकि ये साफ साफ कहा गया था इसमें कि एवरी सेंसस जो होंगे उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट किए जाने की जरूरत है, और वो होता भी रहा है। बट आप देख सकते हो 1952 में भी हुआ, 1963 में भी, 1973 में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकेज है, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था टू द सेंसस ऑफ 1973, और उसके बाद बेसिकली जो 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन है, इट इज ऑल अबाउट इंटरनल अरेंजमेंट, नॉट कि आपके लोकसभा सीट्स बढ़े थे, इट इज ऑल अबाउट कि थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट हुआ था। ओवरऑल जो सीट्स थे लोकसभा के वो वही थे जो 1973 में थे। डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किए जाते हैं वो डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से, याद रखना है आपको, डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सेटअप नहीं किया गया है लाइक फाइनेंस कमीशन या फिर यूपीएससी। इट इज सेटअप बाय providing delimitation act which is passed by the parliament and it is appointed by president of India, works in collaboration with election commission of India. Its order have the force of law and cannot be called in question before any court. ये याद रखना है आपको। अगर हम फंक्शंस की बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, तो डिटरमाइनिंग नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल, आइडेंटिफाइंग सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यस, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन का वन ऑफ द फंक्शन is to identify seats which is reserved for scheduled caste and scheduled tribes wherever their population is relatively large. अब बात करते हैं आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको डिलिमिटेशन की जो बेसिक संवैधानिक प्रोविजंस है वो याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल 82 जो कि डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, यानी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की, और आर्टिकल 170 जो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की बात करता है। ये दोनों याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट करने की बात हमारे संविधान में की गई थी, लेकिन बाद में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये जो डिलिमिटेशन कमीशन को स्टेब्लिश करने की परंपरा है 1973 में रोक दी गई थी। उसके बाद 2002 में इसको एक प्रकार से डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था। इट वाज ऑल फॉर इंटरनल अरेंजमेंट। सीट्स जो थी लोकसभा की वो पहले वाली ही थी,
बट इंटरनल अरेंजमेंट, यानी इंटरनल अरेंजमेंट सिंपली कहें तो लेट्स से कि 545 लोकसभा सीट्स है, तो इंटरनल अरेंजमेंट किया जाएगा तो हो सकता है कि जो आपका राज्य है उसके इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी जो होंगे, हो सकता है उसमें एक प्रकार से अमेंडमेंट किया जाए। हो सकता है दो कंस्टिट्यूएंसीज को, एक कंस्टिट्यूएंसी जहां पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई है उसको दो कंस्टिट्यूएंसी में बदल दिया जाए, या फिर पहले को किसी अन्य कंस्टिट्यूएंसी से मर्ज कर दिया जाए। तो जब इस प्रकार की एक्शन की जाएंगी तो आप समझ जाओ कि ये इंटरनल अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक्सटर्नल अरेंजमेंट में क्या होगा कि आपको 545 से 546 550 किया जा सकता है, जो कि पहले से किए जा रहे थे। 1952 में आप देखोगे कि लोकसभा के सीट कुछ और थे, 1963 में बढ़ गए, 1973 में और बढ़ गए थे, इस प्रकार से बढ़ रहे थे, लेकिन 2002 में बढ़े नहीं थे। इट वाज ओनली इंटरनल अरेंजमेंट किए गए थे। और डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिक के बारे में आपको जानना है। इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज सेटअप बाय पासिंग एन एक्ट विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। और ये बिल्कुल याद रखना, ये जो 3 पॉइंट है, इट्स ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और जो फंक्शंस है, टू डिटरमाइन नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी एंड आइडेंटिफाइंग सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सब बिल्कुल याद रखने हैं आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट सर्वे टू एड्रेस डाटा गैप ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। तो क्या कंटेक्स्ट है, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज यानी कि जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होते हैं क्वेश्चनरीज। तो सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद क्वेश्चनरीज लॉन्च किया गया है फॉर 5 पैन इंडिया सर्वेज, यानी कि अभी आने वाले समय में 5 पैन इंडिया सर्वेज कंडक्ट किए जाएंगे। और बेसिकली व्हाई दिस सॉफ्टवेयर इन इंस्ट्रक्शन मैनुअल लॉन्च किए गए हैं, बिकॉज द गैप ऑफ डाटा डेफिशिएंसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, जो आपको कोविड-19 में साफ साफ दिख रहे थे इंड्यूस्ड लॉकडाउन विद, इन सबको एड्रेस किया जाएगा। यानी कि जो डाटा डेफिशिएंसी है के जो गैप है उसको एड्रेस किया जा सकेगा इन सर्वेज से, विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो। और एज पर द सेंसस 2011 इंडिया हैज 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स इन 2011। माइग्रेंट मतलब जो अपने होम टाउन से दूर किसी अन्य स्टेट में रह रहे हैं, इसको आप माइग्रेंट कहोगे। द 5 ऑल इंडिया सर्वेज जिसके बारे में बात कही जा रही है, आप देख सकते हो, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इस 5 सर्वेज को बेसिकली प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा, और जो गैप है डाटा डिफिशियंसी में उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। ऑल्सो दिस सर्वे विल फिल ह्यूज डाटा गैप दैट एग्जिस्टेड ऑन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेबर ब्यूरो के बारे में आपको याद रखना है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन एम्प्लॉयमेंट। याद रखना है आपको, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन एम्प्लॉयमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेक्शन, कलेक्शन, पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स and related information on wages, earning, productivity, absenteeism, labor turnover, industrial relation. It also creates consumer price index numbers. याद रखना है आपको, CPI जो आप सुनते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये इन्हीं के द्वारा रिलीज होता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये याद रखना है आपको ये डाटा। तो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आपको लेबर ब्यूरो के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन एम्प्लॉयमेंट, और जो आपका अन्य फंक्शंस है, दैट इज इट रिलीजेस CPI नंबर्स फॉर इंडिविजुअल वर्कर्स, रूरल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ये याद रखना है। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड। इट इज अबाउट नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज NNC। क्या कंटेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज अनाउंस्ड नेम्स ऑफ 25 cities which has been selected for the nurturing neighborhood challenges under स्मार्ट सिटी मिशन। तो अगर हम बात करें नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, तो क्या है, ये 3 ईयर का लिमिटेड यानी 3 इयर्स इनिशिएटिव, और इस 3 इयर्स इनिशिएटिव में बेसिकली सिटीज को सपोर्ट किया जाएगा टू डेवलप पायलट एंड स्किल सॉल्यूशन दैट इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन, देयर केयर गिवर एंड फैमिलीज इन द पब्लिक रियल। द सिटीज जिसको चूज किए गए हैं टू डेवलप एज नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज
इनको टेक्निकल असिस्टेंस एंड हेल्प प्रदान की जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, सो दैट एसेसेबल सेफ वॉकेबल स्ट्रीट्स तैयार किए जाए फॉर यंग चिल्ड्रेन एंड फैमिली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च। क्या कंटेक्स्ट है? दिस प्रोग्राम दैट इज महाबाहु ब्रह्मपुत्र initiative is aimed at providing seamless connectivity to the eastern parts of India, and it includes various development activities for the people living around river Brahmaputra and river Barak। आपको पता है river Barak is a tributary of आप हमें बताइए किसकी है? वैसे हिंट आपको मिल ही गए होंगे। ऑन दिस ओकेजन पीएम इनॉग्रेटेड रोपैक्स वेसल ऑपरेशन बिटवीन नियामती मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड आपको पता है रिवरन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बीच बनी है, नेचुरल आइलैंड है बेसिकली रिवरन आइलैंड। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आप हमें बताइए कहाँ पर है। और ये जो आप फुमदी सुनते हो ये क्या है? और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के 2-3 स्पीसीज के नाम जरूर बताइए। नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी एंड धोबी हस्तिंगमरी। This program also includes construction of tourist jetties to promote river cruise tourism, generate local employment and generate growth for local businesses. Let's move to the next article, it is about 2020 tree city of the world। तो क्या कंटेक्स्ट है? हैदराबाद सिटी आपको ही पता है, it was chosen as one among the 120 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल 120 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में एक हैदराबाद को भी स्थान मिला है। एंड दिस डेजिग्नेशन इज गिवन बाय बेसिकली आर्बोर डे फाउंडेशन jointly with FAO of the United Nations Organization, और इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द सिटीज कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। तो ये जो टैग दिए जाते हैं ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट द कमिटमेंट ऑफ द सिटी टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री। और ये ही एकमात्र सिटी है दैट इज हैदराबाद टू गेट सच रिकॉग्निशन। ये आपको याद रखने, और ये याद रखने हु गिव्स दिस रिकॉग्निशन, तो आर्बोर डे फाउंडेशन प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन के ही अंतर्गत एक संस्थान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो बेसिकली इट इज इन हैंड हेल्ड रेडियो डिवाइस। तो हाथ में मतलब हैंड हेल्ड मतलब हाथ में पकड़ कर यूज कर सकते हो रेडियो डिवाइस, और ये डेवलप किए जा रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा। एंड इट विल रिप्लेस कॉम्बैट नेट रेडियो जो वॉइस कम्युनिकेशन ही सपोर्ट करता है एंड इज लिमिटेड और नो डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। जो आपका कॉम्बैट नेट रेडियो होता है जो आप बेसिकली डे टू डे लाइफ स्टाइल में यूज करते हो। लेकिन अगर हम बात करें HDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इट हैव इनहांस डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, इनहांस वॉइस क्लैरिटी एंड डाटा ट्रांसमिशन एक्यूरेसी इन स्पेक्ट्रली नॉइजी एनवायरनमेंट, ग्रेटर सिस्टम सिक्योरिटी। ये सब कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली होंगे, बस ये याद रखना है हु हैज बीन डेवलपिंग इट, तो DRDO। और इट विल रिप्लेस कॉम्बैट नेट रेडियो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट H5N8। तो H5N8 बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा, बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है आफ्टर द पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि H5N8 वायरस वो डिटेक्ट किए गए हैं क्रो में, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें बर्ड फ्लू की, तो ये वायरल डिजीज है विच हैज बीन काउज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। तो याद रखना है वायरल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के द्वारा काउज होते हैं जो कंटीजियस होते हैं, कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बर्ड टू अदर बर्ड एंड एनिमल्स। तो it generally affects poultry birds like chickens and turkeys. It also affects human, याद रखना आपको, it also affects human, and human infections are primarily acquired when there is a direct contact with the infected animals or contaminated environment. Let's move to the next article friend, it is about Guinea इबोला आउटब्रेक। सबसे पहले आपको तो गिनिया का जो लोकेशन है और कुछ नेबरिंग कंट्रीज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको भी पता है गिनिया इज फेमस फॉर इबोला आउटब्रेक, और फिर से यहाँ पर इबोला आउटब्रेक हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम COVID-19 disturbances is already there, and this marks the first time the disease has been reported in the country since the end of devastating West Africa Ebola outbreak in 2016। आपको पता है ये इबोला एक बार न्यूज में आई थी 2016 में, काफी ज्यादा डेडली वायरल डिजीज था। और देख सकते हैं इबोला वायरस डिजीज इज ए रेयर एंड डेडली डिजीज इन पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। तो ये नॉन ह्यूमन को भी इफेक्ट करती है। एंड द वायरस दैट कॉज EBD यानी कि इबोला वायरस डिजीज वो लोकेटेड मेनली कहाँ पर है, ये सब सहारन अफ्रीका में इसका एक प्रकार से ओरिजिन स्टेशन माना जाता है। पीपल कैन गेट एन EBD
डायरेक्ट कंटेक्ट के माध्यम से विद एन इन्फेक्टेड एनिमल, इट कैन बी बैट और नॉन ह्यूमन प्राइमेट और ए सिक और डेड पर्सन इन्फेक्टेड विथ इबोला वायरस। तो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन होते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड इबोला वैक्सीन, और ये आपको याद रखना है कि RVSV-ZEBOV यानी कि देख सकते इबोला वैक्सीन याद रखना है आपको। ये किसके लिए है? तो इबोला वैक्सीन के लिए है। ट्रेडनेविरो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ EBD यानी कि इबोला वायरस डिजीज। द नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। तो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च किए जा चुके हैं, एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ डिक्शनरी को लॉन्च किया गया था 2018 में, एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और दिस डिक्शनरी हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर which comes under the Department of Empowerment of Person with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment। तो याद रखना है ये जो आपका इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी जिसके अंतर्गत आती हैं, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।